नमस्ते, देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे की। शनिवार को गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सोमवार को अपने दौरे की समाप्ति से पहले पीएम नरेंद्र मोदी वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर नेशनल पार्क भी पहुंचे। यहां उन्होंने फोटोग्राफी की, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के और भी कई कार्यक्रम रहे, जिनकी जानकारी हम आपको अपनी विशेष रिपोर्ट में देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। 25 फरवरी को शुरू हुआ विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ। अब बजट सत्र की शुरुआत 24 से 26 मार्च के बीच होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट से पहले दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के सभी मंत्री और विधायक लोगों से मिलेंगे। साथ ही दिल्ली की जनता अपने सुझाव ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी खबर यूपी से है। प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रयागराज के विकास को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी चौथी खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 12वीं रीजनल थर्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 5 मार्च तक चलने वाली इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, बताएंगे। पांचवी खबर हरियाणा से। पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट से पहले विधायकों और मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा करते दिखे। इसके बाद छठी खबर हरियाणा से ही रहने वाली है और खबर है रोहतक से। रोहतक के सांपला में हुई हिमानी नरवाल की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या कुछ कहा, विस्तृत तरीके से विस्तार से आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे से करते हैं। शनिवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सोमवार को अपने दौरे की समाप्ति से पहले पीएम नरेंद्र मोदी वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इसके बाद राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखें। ये तस्वीरें देखिए, हाथ में कैमरा, सिर पर हैट, सामने शेर। कुछ इसी अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अंधेरा छटते ही पीएम मोदी पार्क पहुंचे। उन्होंने गिर के प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे जंगलों और वहां रहने वाले दुर्लभ वन्य जीवों को करीब से देखा। प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि #वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर मैं गिर में एक सफारी पर गया, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं राजसी एशियाई शेर का घर है। गिर आने से उन कार्यों की कई यादें भी ताजा हो जाती हैं, जो हमने उस समय सामूहिक रूप से किए थे जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ है कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है। गिर के सिंह सदन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम शनिवार को गुजरात दौरे पर पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने शनिवार रात को जामनगर एयरपोर्ट से पायलट हाउस तक 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। जामनगर एयरपोर्ट से पायलट हाउस तक करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जामनगर के पायलट हाउस में ही रात्रि विश्राम किया। रविवार सुबह करीब 11 बजे जामनगर में स्थित रिलायंस ग्रुप की ओर से संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा पहुंचे। करीब 2 घंटे तक वनतारा का दौरा करने के बाद वे शाम करीब 5 बजे सोमनाथ पहुंचे। यहाँ प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने के बाद 27 करोड़ रुपए से तैयार किए गए हाईटेक मार्केट का उद्घाटन किया। शाम 7 बजे से वे सांसण गिर पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम किया। पीएम मोदी रविवार शाम को सोमनाथ पहुंचे और पूजा अर्चना की थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय गुजरात दौरा काफी खास रहा। पीएम मोदी का ये दौरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ध्यान में रखते हुए हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां विधानसभा सत्र की समाप्ति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली है। वहीं सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया था कि 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट सत्र होगा, जिसमें आम जनता की राय को शामिल किया जाएगा। सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र की समाप्ति पर जमकर हंगामा देखने को मिला। शराब नीति और स्वास्थ्य महकमे पर आई कैग की रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों के कीचड़ फेंकते दिखे। अभी कैग के हालिया रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी की परतें खोल दी है। यह रिपोर्ट चीख चीख कर चिल्ला रही है कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया। दवाओं की कमी, जनता की जान से खिलवाड़। राजधानी दिल्ली जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलती। 33% से लेकर 47% तक जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा के अंतर्गत ब्रिजपुरी हो, नेहरू विहार हो, दयालपुर हो, शक्ति विहार हो, रोशन विहार हो, भगत विहार हो, महालक्ष्मी विहार हो, शिव विहार और मुस्तफाबाद, वहां पे इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार आ गई है। पिछली सरकारों के अंदर क्या होता है मैं उसे टीका टिप्पणी के नहीं जाना चाहता हूं। उस समय में भी नगर निगम में वही सरकार थी, दिल्ली के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार थी। अब बदलाव आना चाहिए, बदलाव ऐसा आना चाहिए हम सब लोगों की जान माल की सुने, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए। सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए। विधानसभा सत्र की समाप्ति से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 24 से 26 मार्च के बीच बजट सत्र होगा, जिसमें आम लोगों के सुझाव बेहद अहम होंगे। इसके लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी लोगों के बीच पहुंचे
और बजट पर उनके सुझाव लेंगे। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि सरकार का बजट दिल्ली के विकास के लिए होगा और विकसित दिल्ली के संकल्प को पूरा किया जाएगा। देखिए, बजट का जो सत्र है दिल्ली विधानसभा का वो 24 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और हम बार बार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में दिल्ली के विकास को अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है, उसको एक निश्चित प्लान के साथ पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पूरी सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से, आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिन में प्लानिंग्स और मीटिंग्स वगैरह करके काम शुरू किया और निस्संदेह ये बजट दिल्ली वालों के लिए होगा। देखिए, विकसित दिल्ली का प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम चाहते हैं कि हर वर्गों से इसमें सुझाव आए और दिल्ली का एक बेहतर बजट दिल्ली के लिए दिया जा सके। उसके लिए हमने आज व्हाट्सएप नंबर भी सीएम साहिबा ने हमारे जारी किया और एक ईमेल आईडी भी दी है। हम चाहते हैं कि सब लोग उसके ऊपर अपने सुझाव भेजें, ज्यादा से ज्यादा सुझाव हमारे पे आए, हम उनको खंगालें और बेस्ट बजट जो है हम दिल्ली के लोगों को दे पाए। ईमेल आईडी भी है, एक व्हाट्सएप नंबर, आप भी भेज सकते हैं अपने सुझाव। आपके टीवी चैनल के लोग भी जो सुन रहे हैं वो भेज सकते हैं, आपकी एजेंसी भी भेज सकते हैं, कोई भी भेज सकता है। और इससे क्या होगा कि दिल्ली के अंदर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इस सरकार से, लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह का बजट हो, उसकी एक रूपरेखा मिलेगी और उस रूपरेखा पे ही हम अपने दिल्ली को, विकसित दिल्ली का जो सपना साकार कर सकते हैं। बता दें कि 25 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चली विधानसभा सत्र के दौरान शराब नीति और स्वास्थ्य महकमे को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पिछली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान हंगामे की वजह से विपक्ष के 21 विधायक सस्पेंड रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रयागराज के विकास को आगे बढ़ाने और पुलिस प्रशिक्षण, केंद्र सरकार के सहयोग पर कैसे जोर दिया जाएगा वो भी बताएंगे इस रिपोर्ट में। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय डाक सेवा और आईआईएम के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मीटिंग का विषय महाकुंभ के सफल आयोजन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण था, जिसमें महाकुंभ की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा हुई। जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमारी सरकार ने उसी धरती पर संपन्न किया था, कुंभ सामान्य रूप से
ये हजारों वर्षों की भारत की विरासत का हिस्सा रहा है, लेकिन इसके बारे में लोग ये मान चुके थे कि कुंभ का मतलब जहां भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, गंदगी हो। आज के समय में लोगों की इस धारणा के विपरीत कुछ नया करके हम दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन रहा और इसके सफल आयोजन में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिला। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले महाकुंभ को ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ सके। टॉयलेट बनाए जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके, बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने उस समय 1 लाख टॉयलेट ऐसे तैयार करवाए और उन्हें उतने ही टॉयलेट थे, उतने टैंक भी बनाए, तैयार किए गए और नियमित रूप से उनकी सफाई के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा गया। ये कहीं भी एक भी सीवर या एक भी टॉयलेट का कोई भी लिक्विड गंगा या यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए कर्मचारी तैनात किए गए। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 की सफल समापन को लेकर सीएम योगी की ये बैठक महत्वपूर्ण रही। इसमें सुरक्षा, सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। सरकार प्रयागराज के विकास को आगे बढ़ाने और महाकुंभ को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब खबर राजस्थान के जयपुर से है। यहां 12वीं रीजनल, थर्ड और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश भी भेजे थे, जिसकी जानकारी मनोहर लाल ने अपने संबोधन में दी। राजस्थान के जयपुर में 12वीं रीजनल, थर्ड और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल समेत देश के कई दूसरे प्रदेशों के मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर राजस्थान इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा, पुराने सामानों का इस्तेमाल भारत की पुरानी परंपरा रही है। 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। वेस्ट मटेरियल में से हम कागज बनाते हैं, लेकिन कुछ समय था ये कागज
जब रद्दी हो जाता था तो उसको भी मिट्टी में मिला करके और एक मटेरियल बनाकर उससे बर्तन बना लिए जाते थे, उससे खिलौने बना लिए जाते थे। ये हमारी परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ यानी पुरानी गाड़ियां, उनके जो इंजन होते हैं, उस इंजन का भी जब पुरानी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती तो उसको छोटा मोटा एक साधन लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ की एक बैलगाड़ी की जगह जुगाड़ से ही हमारा काम चलता था, सवारियां भी ढोते थे। तो ऐसे ये सारे काम हमारी परंपराओं में पहले से बने हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात में जब पानी की कमी होती थी तो उस पानी को इकट्ठा करके उसमें फिटकरी डाल देना, अन्य मटेरियल डालकर उसको साफ किया जाता था, पीने के पानी के भी उपयोग में आ जाता था। उस समय प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट ऐसे नहीं होते थे। इसी प्रकार से कंपोस्टिंग, ये भी हमारा ग्रामीणांचल का बहुत बड़ा एक काम, जिसमें वेस्ट है अथवा ऐसी चीजें जिनको यानी जिनको खड्डे में दबा करके और हार्वेस्टिंग के लिए खाद ये तैयार करना, गोबर आदि मिला करके, तो एक अच्छा खाद बनाना एक किसान की एक परंपरागत एक विधि थी, जिसको हम करते थे। मनोहर लाल ने बताया कि वेस्ट मटेरियल का रीयूज बहुत जरूरी है ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या के काम आ सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संदेश में कहा कि भारत हमेशा से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर हरियाणा से है। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की है। 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक में बजट की अवधि और सुझावों पर मंथन किया जा रहा है। हरियाणा में बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मंथन जारी है। पंचकुला में सीएम सैनी की अध्यक्षता में विधायकों और मंत्रियों के साथ मंथन हुआ। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में बजट के हर पहलू पर विचार विमर्श होना है। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्ध जनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। बता दें कि 7 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। 13 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले 6 मार्च को बीएसी की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र की अवधि पर होगा मंथन। सीएम सैनी, तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। 13 मार्च को बजट पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभिन्न वर्गों के साथ रायशुमारी में जुटे हैं। सरकार का दावा है कि बजट में हर किसी का हित ध्यान में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
खबर हरियाणा के रोहतक से। कांग्रेस की युवा नेत्री हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हिमानी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में। रोहतक में हिमानी नरवाल के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हिमानी के करीबी दोस्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रोहतक के एडीजी कृष्ण राव ने खुलासा किया है कि हत्या से पहले दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने मोबाइल चार्जर से हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर उसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन पिछले करीब 1.5 साल से हिमानी को जानता था और हिमानी के घर भी आरोपी का आना जाना होता था। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है। पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। हालांकि इस हत्या के पीछे ब्लैकमेल का एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है और जांच का हवाला दे रही है। बता दें कि हिमानी का शव शनिवार सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला था। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।